हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका सुमानी सर बच्चों और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जेई मेंस 2026 23 जनवरी शिफ्ट 1 का कंप्लीट फिजिक्स सॉल्यूशन। क्यों ये करना जरूरी है बेटा? देखो, अप्रैल में सेशन 2 देने वाले हो आप लोग। अब सेशन 2 में सेशन 1 के अगर क्वेश्चन करके जाओगे तो आपको बहुत सपोर्ट मिलता है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप अपनी तैयारी को फिर से अच्छे से चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चंस को सारे सॉल्व करके देखो। अगर कुछ भी डाउट है तो वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। बट मैं बोलूँगा क्वेश्चन को पॉज करो, सॉल्व करो। आंसर आता है तो ठीक है, कंप्लीट देखने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन में आपको मैं इनसाइट दूंगा जो आपको काम में आ सकती हैं, ठीक है, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन के साथ क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको लॉक कर लेते हैं। यस, a thin prism with angle 5 degree of refractive index 1.72 is combined with another prism of refractive index 1.9 is produced dispersion without deviation. The angle of the second prism is। तो देखो, आपने अगर पहले प्रिज्म को ऐसा रखा हुआ है बेटा, ध्यान से देखना, पहले प्रिज्म को आपने कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, तो सेकंड प्रिज्म को आप किस तरीके से रख देंगे? इस तरीके से रख देंगे। तो मैंने बोला कि डेल्टा नेट बराबर आपको क्या लिख देना है बेटा? 0। तो भैया आप क्या कर देंगे? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर हो जाना चाहिए 0। समझ में आया? ये ध्यान से समझना बहुत जरूरी है कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब ध्यान से देखो, डेल्टा 1 आप क्या लिखोगे? थिन प्रिज्म है तो आप इसको क्या लिखते हो बेटा? देखो, μ1 माइनस 1 इंटू में A1 प्लस में μ2 माइनस 1 इंटू में A2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। बोलो यार, यही लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर से आप देखिए कि ये क्या बनेगा? 1.72 माइनस 1 इंटू में 5 डिग्री प्लस में 1.9 माइनस 1 इंटू में A2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से आप देखो बेटा, A2 के लिए जब आप सॉल्व करोगे तो वो कितना आएगा? माइनस का 0.72 इंटू में 5 अपॉन में 0.9। तो बेटा यहाँ पर से आप देखेंगे तो ये माइनस तो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये उल्टा रखा है आपने। समझ में आया बेटा? माइनस तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि उल्टा रखा है। तो A2 की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है आपके पास? 4 डिग्री। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्या क्वेश्चन दे रहा, बढ़िया क्वेश्चन है। अ स्मॉल ball A of mass m is attached to a massless rigid rod of length 1 meter pivoted at point P and kept at an angle of 60 degree with the vertical as shown in the figure. At a distance of 1 meter below the point P, an identical bob B is kept at rest on a smooth horizontal surface that extends to a circular track of radius r as shown in the figure. If the bob B just manages to complete the circular path of the radius r up to a point Q after being hit elastically by bob A, then radius r is। तो बेटा आप एक बात समझो, यहां तक ये आ पा रहा है भाई? अगर ये यहां तक आ पा रहा है तो बेसिकली इसने यहां पर से ये क्रॉस करके गया होगा। अगर इसको यहां तक क्रॉस करना है तो भैया हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? ध्यान से देखिएगा। तो u बराबर बनेगा √5gr। भाई इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए तभी तो जाके ये पूरा ऐसा सर्कल घूम पाएगा। अब आप देखो, मैंने बोला कि यहां पर से इसकी वेलोसिटी आ गई √5gr। अब आप देखो, जब इलास्टिक कोलिजन होता है बेटा तो वेलोसिटीज क्या हो जाती है? इंटरचेंज हो जाती है। तो मैंने बोला इसकी वेलोसिटी v1 होगी। आफ्टर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी बन गई कितनी? √5gr। ठीक है, तो भाई इसके वेलोसिटी हो गई 0। अब आप एक बात समझो कि v1 किसके बराबर आना चाहिए? मतलब हमारे पास √5gr। अब आप यहां पर से पोटेंशियल एनर्जी लगाओ। नो दिस लेंथ इज 1/2। क्लियर? टोटल लेंथ कितनी है बेटा? 1 मीटर। तो मैंने बोला वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटी व्हाट आई कैन राइट दैट इज mg इंटू में 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू हाफ mv1²। ठीक है बेटा, अब आप यहां पर ध्यान से देखो, यह आएगा mg/2 दैट इज इक्वल टू हाफ mv1² मतलब कि 5gr। ठीक है बेटा, तो यहां पर से आप देखिए हमें क्या निकालना था, क्या था? r। तो
आर बराबर कितना आ रहा बेटा 1/5 मीटर, कितना आ रहा है 1/5 मीटर। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। समझ में आया बेटा? क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखना डायरेक्ट क्वेश्चन है मैक्सवेल इक्वेशंस का, ठीक है बेटा। दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या बन रहा है, डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रेशन क्लोज्ड बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब आपको अगर ये याद हो तो भाई हम ये काय में पढ़ते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ए इज मैचिंग विथ 2, ठीक है। क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी, तो बेटा ये क्या बनता है आपके पास, दैट इज द एम्पियर मैक्सवेल लॉ, सो दिस इज ऑप्शन 3। ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन टाइम्स रो इंटू में डी वी, तो ये तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। और बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, दिस इज द एम्पियर्स सर्किटल लॉ, सो ऑप्शन 1। अब आप एक बात बताओ, डी में 1 और सी में 4, ऑप्शन एक ही मैच हो रहा है ऑप्शन 2, बिना पूरे ऊपर के 2 जानने में। भाई बच्चों को दिक्कत आ सकती कि ऊपर के 2 तो हमको पता ही नहीं, मत पता, बच्चे पढ़ के नहीं जाते, पर तुम ध्यान से देखो तो अगर तुम ये लास्ट के 2 भी अच्छे से लगा लोगे ना बेटा, तो तुम्हारा आंसर आ गया। समझ में आया नहीं आया? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 persons मेजर्स द लेंथ ऑफ अ रॉड एज 20 सेंटीमीटर, 19.75 सेंटीमीटर, 17.01 एंड 18.25 सेंटीमीटर। द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द एवरेज लेंथ ऑफ द रॉड। तो देखो बेटा एवरेज लेंथ ऑफ द रॉड कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान से देखना, तो एल एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, L1 प्लस में L2 प्लस में L3 प्लस में L4, सो दैट इज 20 प्लस में 19.75। अच्छा आपको ना बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स का बहुत ध्यान में रखना है, दैट इज 17.01 प्लस में 18.25, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय आपको क्या कर देना बेटा 4। तो यहाँ पर से देखो एल एवरेज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 18.75 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब आप यहाँ पर से देखो हमको क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा एल एवरेज दैट इज इक्वल टू डेल्टा L1, तो 18.75 को से इसमें से आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.25 प्लस में 18.75 ये आ जाएगा 1 प्लस में, सब पॉजिटिव में ही लेना होता है, 18.75 माइनस दिस, सो यू विल गेट कितना 1.64, ठीक है, नहीं 1.74 प्लस में ये कितना आ जाएगा 0.05, 0.50 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा 4। तो यहाँ पर से देखो डेल्टा एल एवरेज निकाल लेता हूँ मैं, तो डेल्टा एल एवरेज बराबर कितना आ रहा बेटा मेरे पास, देखना जरा ध्यान से, 1.25 प्लस में 1 प्लस में 1.75 प्लस में 0.5 डिवाइडेड बाय 4, तो यह आ रहा है बेटा 1.12, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर से आप समझो आपको तो क्या निकालना था, डेल्टा एल अपॉन एल, सो दैट मीन्स 1.12 अपॉन में 18.75, ठीक है, तो भैया 1.12 डिवाइडेड बाय 18.75 अगर मैं करता हूँ तो ये कितना आ रहा है बेटा 0.059, जिसको हम कितना लिख देंगे 0.06। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, ध्यान से देखो क्या दे रखा है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज x इंटू 10 की पावर -12। द वैल्यू ऑफ x इज टेक प्लैंक कांस्टेंट दिस, बोल्ट्जमैन दिस, मास ऑफ दिस, ओके। तो देखो बेटा थर्मल एनर्जी जो होती है उसको आप कितना लिखते हो, 3/2 kT, 3/2 kT यही लिखते हो आप, kBT दैट इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और लैम्डा बराबर होता है h अपॉन √2 mke, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी।
तो यहाँ पर से आप देखो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन में अंडर रूट ऑफ, जब आप यहाँ पर से प्लेस कर दोगे तो ये बन जाएगा 3 mkBT। ठीक है बेटा, अब आप देखो ध्यान से जरा, टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन। और ध्यान से सुनना जरा, एच की वैल्यू आपको दे रखी है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, मॉलिक्यूल मास ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है स्मॉल m कितना दे रखा है बेटा 5.31 इंटू में 10⁻⁻26। ठीक है, मेरे हिसाब से तो चीज़ें कटेंगी इसलिए ही ऐसी वैल्यूज़ दे रखी है आपको, नहीं तो वो फिर पूरी वैल्यूज़ ही क्यों देते। तो यहाँ पर से देखो बेटा लैम्डा बराबर क्या बन रहा है आपके पास 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 इंटू में 5.31 इंटू में 10⁻⁻26 इंटू में क्या हो जाएगा बेटा ये 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और इंटू में क्या आ जाएगा बेटा 300। तो यहाँ पर से आप देखो वेवलेंथ बराबर क्या बन रहा है हमारे पास, वेवलेंथ बराबर क्या आएगा बेटा, ये बनेगा 25.8 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो जिसको मैं कितना लिख सकता हूँ लैम्डा बराबर 26 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है बेटा, तो अगर लैम्डा इतना आया तो आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, निकल के देखना ध्यान से जरा, एक्स की वैल्यू इधर देखो साइड में, तो एक्स की वैल्यू आ रही है 26। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 26, दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, देखना जरा ध्यान से। आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लैपटॉप काम नहीं कर रहा थोड़ा ढंग से, इसलिए बेटा आज इस पर बना रहा हूँ मैं। देखो ध्यान से जरा, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ स्ट्रिंग लेंथ 30 सेंटीमीटर परफॉर्म्स 20 ऑसिलेशन इन 10 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड फॉर द पेंडुलम टू परफॉर्म 40 ऑसिलेशंस इन द सेम ड्यूरेशन इज। तो देखो बेटा टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। ठीक है, दैट इज द टाइम पीरियड। अब आप एक बात को समझो कि भाई आपको टाइम पीरियड कितना करना है, 40 ऑसिलेशंस करना है इन द 10 सेकेंड्स। तो भैया टाइम फॉर द 1 ऑसिलेशंस अभी कितना आ रहा टाइम पीरियड 1 ऑसिलेशन का 10/20। ठीक है, सो दैट मीन्स T1 कितना आ रहा है आपके पास 1/2 सेकेंड्स। अब T2 आपको कितना चाहिए 10 सेकेंड्स में ही 40 ऑसिलेशंस। तो यहां पर से आप देखिए ध्यान से जरा, T2 बराबर हो गया 1/4। ठीक है, अब आप देखिए रेशियो लीजिए, तो क्या हो जाएगा T1/T2 बराबर क्या बनेगा बेटा √L1/L2। ध्यान से देखना, T1 की वैल्यू है 1/2, T2 की वैल्यू है 1/4, दैट इज इक्वल टू √L1 कितना है बेटा आपके पास 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही रख दो, आंसर भी सेंटीमीटर में ही पूछा है। और देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा L2। तो भाई यहाँ पर से आप देखिए ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 30/L2। तो यहाँ पर से देखो आप L2 बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास 7.5 सेंटीमीटर। कितना निकल के आ रहा है 7.5 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। Two blocks with masses 100 gram and 200 gram are attached to the ends of springs A and B as shown in the figure. The energy stored in A is E. Okay. The energy stored in B when spring constants Ka and Kb of A and B respectively satisfy the relation 4Ka equals to 3Kb. ठीक है भाई, तो आप एक बात समझो, जब आपने इसको लटका दिया तो आपने एक बात समझो कि जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो किसके बराबर होगी, ½ kx²। बोलो यार सिंपली ½ kx²। अब जो इक्विलिब्रियम की बात करेंगे
तो भैया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, एम जी इक्व टू के एक्स। तो एक्स बराबर क्या बनेगा, एम जी बाई के। प्लेस इट ओवर देयर, दैट इज ई ए बाई ई बी। हालांकि लिखा नहीं है उनने इक्विलिब्रियम, बट हम मान के ही चलेंगे। हाफ के ए एक्स ए का स्क्वायर, दैट इज एम ए जी बाई के ए का होल स्क्वायर, होल अपॉन में हाफ के बी इंटू एम बी जी बाई के बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर से आप देखिए ई ए बाई ई बी आपको निकालना है। देखिएगा बेटा ध्यान से, एक के बी से एक के बी काट दो, के बी ऊपर चले जाएगा, के ए नीचे आ जाएगा। के बी अपॉन में के ए इंटू में क्या बन जाएगा बेटा, एम ए बाई एम बी का होल स्क्वायर। ठीक है, रेशियो है तो मेरे को यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज ई ए बाई ई बी बराबर क्या बनेगा बेटा, के बी बाई के ए, यह आ रहा है कितना 4/3 इंटू में एम ए बाई एम बी, दैट इज 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 4। तो भाई ई ए, अच्छा एक मिनट, एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज ई अपॉन में ई बी, दैट इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा 1/3। तो ई बी बराबर कितना आ रहा है आपके पास 3E। ठीक है, सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर लूप मेड ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, square loop made of a uniform solid cylinder, each having radius r and length l. The moment of inertia of a square loop made of 4 solid cylinders, each having radius r and length l, about an axis passing through the points. स्क्वायर लूप कैसे आएगा यार, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, about an axis passing through the midpoints of the opposite sides is, take the mass of the entire loop as m. एक मिनट रुको बेटा, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। गड़बड़ नहीं है, रुको मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये देखो ये सॉलिड सिलेंडर है, यहाँ पर साथ में एक और सॉलिड सिलेंडर ले लिया, फिर इधर एक और सॉलिड सिलेंडर लगा दो, और यहाँ पर एक और सॉलिड सिलेंडर हो गया। ठीक है, अब आपको ये वाली एक्सिस का अबाउट पूछा है। भाई आप समझो, ये वाले दोनों के लिए तो सिंपली आप क्या लिखोगे भाई, इसको मान लो I1 लिख देता हूँ, तो I1 कितना आ जाएगा, देखना ध्यान से जा भाई, हर उसका मास m/4 हो जाएगा, तो m/4 r²/2। ठीक है, ये तो ये वाली एक्सिस के अबाउट। अब इसको अपने को शिफ्ट करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो भाई ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी l/2, तो प्लस में m/4 इंटू में l/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर से देखो I1 बराबर कितना आ रहा है, m/4 को बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा r²/2 प्लस में l²/4। ठीक है, अब आप समझो, मैंने बोला इसको I2 ले लो, इसको आप I2 ले लो। तो भाई I2 के लिए आप समझो, एक तो इसकी डायमेट्रिकल एक्सिस से पास कर रहा है, तो भाई मतलब मैंने इसको I2 लिख दिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको नहीं I2 बोला, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I2 लिख दो। तो m/4, अब ये क्या बन जाएगा r²/4। अरे भाई अगर मान लो ये सिलेंडर है तो ये वाली एक्सिस के अबाउट कितना लिखते हैं, डिस्क का mr²/4, तो m/4 r²/4 प्लस में क्या हो जाएगा बेटा m/4 l²/12। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो I2 बराबर क्या बन रहा है, m/4 को बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा r²/4 प्लस में l²/12। ठीक है, अब मैंने बोला नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ऐसी कितनी कितनी रॉड है, 2I1 प्लस में I2 हो जाएगा। तो I बराबर क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m/4, कॉमन ही निकाल लो, अंदर क्या बचेगा देखना बेटा, r²/2 प्लस में l²/4 प्लस में r²/4 प्लस में l²/12। ठीक है बेटा,
अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने बोला आई बराबर कितना हो जाएगा, m/2 इंटू द ब्रैकेट r² / 2 + r² / 4, ये बनेगा 3r² / 4 प्लस में ये देखो l² / 4 प्लस में l², ये l बन जाएगा l² / 3। ठीक है, तो यहाँ पर से आप देखिए आई बराबर कितना आ रहा है बेटा, 3/4 mr² प्लस में ml² / 6। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा, देखो दैट इज ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। A wire of uniform resistance lambda ohm per meter is bent into a circle of radius r, and another piece of wire with radius 2r is connected between the points A and B. ठीक है, is connected between the points B, AOB as shown. The equivalent resistance between the points A and B is, क्या बोला, लेंथ 2r है, डायग्राम की गड़बड़ है। अरे मैंने पढ़ने का थोड़ा सा गलती कर दिया। देखो ये बी तो एक वायर दिया हुआ है ना, उन्होंने लिख के दिया है वो भी। ठीक है, देखो जरा ध्यान से भाई, जो पार्ट ऑफ सर्कल आएगा तो रेजिस्टेंस ऑफ द पार्ट ऑफ छोटा ए बी आर्क वो कितना आ जाएगा बेटा, लैम्डा इंटू में पाई r/2। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस ऑफ द कैपिटल आर ए बी दैट विल गिव यू लैम्डा इंटू में 3πr/2। ठीक है बेटा, अब आप समझना, ये वाला जो AOB है, रेजिस्टेंस ऑफ द पार्ट AOB दैट विल बी लैम्डा इंटू में 2r। अब आप समझना ये तीनों कैसे आ रहे हैं बेटा, पैरेलल में आ रहे हैं। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या बन जाएगा, 2/λ/r प्लस में 1/2λr प्लस में 2/3πλr। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर कितना बन जाएगा, 2/λ/r को बाहर निकाल दो, इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास 4/3 प्लस में 1/2λr। ठीक है बेटा, तो भाई आर इक्विवेलेंट, अच्छा और थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 16 प्लस में 3π होल डिवाइडेड बाय 6πλr। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 6πλr होल डिवाइडेड बाय 16 + 3π। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट फॉर मटेरियल्स A, B, C, D is shown in the figure. Which material has the largest Young's modulus? तो बड़ा आप देखो हर समय ऐसा स्ट्रेस दिया जाता है वर्टिकल में, बट यही कंफ्यूज कर दिया। अब यहाँ पर समझना, जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा, जिसका स्लोप सबसे कम, स्लोप मिनिमम y मैक्सिमम क्यों हो जाएगा बेटा, देखना ध्यान से जरा, क्योंकि हम लिखते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन। जब ये स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस का ग्राफ दिया, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू
1/y इंटू सिग्मा। तो भैया सबसे कम स्लोप किसका आ रहा है? सी का आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा y किसका होगा? सी का होगा। खत्म, वेरी इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी सेपरेटेड बाय अ प्लेन इंटरफेस। If the line undergoes total internal reflection during its travel from medium A to medium B, and the speed of light in the medium A and medium B are, okay, ठीक है, then the value of critical angle is, बेटा आप एक बात को समझो, लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एंड द लाइट इज गोइंग फॉर द क्रिटिकल एंगल। भाई मैंने बोल दिया यहाँ पर म्यू बी हो गया, यहाँ पर म्यू ए हो गया, दिस इज द क्रिटिकल एंगल। तो हम क्या लिखेंगे? म्यू ए इंटू में साइन सी बराबर म्यू बी इंटू में साइन 90, दैट इज 1। तो साइन सी बराबर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? म्यू बी अपॉन में म्यू ए। अब भाई आप एक बात समझो, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? म्यू ए बाय म्यू बी बराबर हो जाएगा वी बी बाई बी ए। यहाँ पर डाल दो, तो भाई ये हो गया साइन सी दैट इज इक्वल टू म्यू बी बाई म्यू ए रखना है, मतलब वी ए बाई वी बी करना है, ठीक है। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? देखो म्यू वी ए कितना है? 2.4 इंटू 10 की पावर 8, और अपॉन में ये कितना आ रहा है बेटा? 2.7 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पर से आप देखो सी बराबर कितना आ रहा है? साइन इनवर्स ऑफ 8/9। ओके, सो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा? ऑप्शन, अच्छा अभी ऑप्शन नहीं आएगा, रुको रुको रुको, अभी ऑप्शन नहीं आएगा। साइन इनवर्स ये आ रहा है, साइन सी अगर मेरे पास 8/9 आ रहा है, देखना, तो मेरे पास कॉस सी कितना आ जाएगा बेटा? 81 माइनस 64 कितना हो गया? 17। तो कॉस सी आ जाएगा मेरे पास √17/9। तो क्या कॉस इनवर्स में भी नहीं बन रहा आंसर? टेन सी कितना आ जाएगा बेटा? दैट इज 8/√17। हाँ, तो यहाँ से मैच कर गया। तो सी बराबर क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ 8/√17। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ये ड्रॉप्ड क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है। देखो, द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ जेनर डायोड, आउट ऑफ सिलेबस था इसलिए शायद हटा दिया होगा। द जेनर डायोड इज रेटेड एट VZ इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ओके, एंड द डिजायर्ड करंट इन द लोड इज 5 मिली एम्पियर। ठीक है भाई, द अनरेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स कैन सप्लाई अप टू 25 वोल्ट। कंसिडरिंग द जेनर डायोड कैन विथस्टैंड 4 टाइम्स ऑफ द लोड करंट। ठीक है भाई, जेनर डायोड कितना झेल सकता है? 4 टाइम्स द लोड करंट। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस RS शुड बी। बेटा आप एक बात समझो, यहाँ पर से कितना जा रहा है? 5 मिली एम्पियर, इसमें से कितना जा सकता है? 20 मिली एम्पियर। तो टोटल करंट कितना हो सकता है सर्किट में? 25 मिली एम्पियर। टोटल करंट कितना निकल सकता है? 25 मिली एम्पियर। अब आप एक बात समझो, जेनर डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा भाई? 5 वोल्ट। तो बाकी का बचा हुआ किसके अक्रॉस होगा? RS के अक्रॉस। तो I इंटू, ये तो मैक्सिमम I है, I इंटू में RS किसके बराबर होना चाहिए? 20 वोल्ट के बराबर। अब देखो I की वैल्यू कितनी है? 25 मिली एम्पियर, दैट इज 25 इंटू 10 की पावर 3। RS तो हमको चाहिए, दैट इज इक्वल टू 20। तो RS बराबर क्या हो जाएगा? 20 इंटू में 10 की पावर 3 अपॉन में 25। तो RS बराबर कितना आ रहा है? अच्छा, आंसर गलत था इसलिए ड्रॉप किया। वही मैं सोचूंगी भाई NTA ने ऐसा कैसे कर दिया। ठीक, कितना आएगा? 8 इंटू में 100। तो यह RS कितना आ रहा है हमारे पास? 100 ओम। कितना लगेगा बेटा? 100 ओम। तो कोई आंसर ही मैच नहीं कर रहा, इस कारण से इनने क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा।
इन हाइड्रोजन एटम आर Rydberg constant, the maximum wavelength of the radiation of Lyman series। तो लाइमन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है लाइमन, देन होती है बाल्मा, देन होती है पाश्चन, और ऐसे ही चलते जाएगा। अब भैया मैक्सिमम वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब भैया ये तो गिरना है, n इक्वल टू 1 पे आना है, तो 1/λ आर इंटू में 1/1 माइनस ये हो जाएगा इन्फिनिटी सारी मान लो, ठीक है। तो यार यहाँ पर से आप देखेंगे, नहीं इन्फिनिटी से नहीं, मैक्सिमम बोला है ना, तो कहाँ पर से गिरेगी? n इक्वल टू 2 पे से, तो मतलब ये हो गया 4, तो 1/λ बराबर आर, ये बन जाएगा कितना? 3/4। तो भैया लैम्डा मैक्सिमम इन दैट केस इज 4/3r। कितना आ रहा? 4/3r। मतलब कि ये तो करेक्ट आ रहा बेटा हमारे पास, ये तो सही है। द बाल्मर सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन, तो ये तो बिल्कुल ही सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन ऑफ द पाश्चन सीरीज इज, तो पाश्चन सीरीज मतलब n इक्वल टू 3 पे गिरेगा। अब मिनिमम की बात कर रहा था, 1/λ मिनिमम दैट इज इक्वल टू आर इंटू में 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/, में इन्फिनिटी से गिरेगा। तो यहाँ पर से देखो लैम्डा मिनिमम जो आ रहा है कितना आ रहा है बेटा? 9/r। तो ये भी सही है, अरे सी भी सही आ रहा है। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, तो ये तो गलत हो जाएगा, अभी प्रूव कर दिया। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन 2, ठीक है। तो बेटा वैसे भी ये दोनों तो ऐसे ही गलत कर सकते थे, और सी वाला तो सही होना ही है। तो ऑप्शन 2 आप स्मार्ट चॉइस पे भी जाओ कि डी वाला चेक करो, डी वाला पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो डी वाला अगर किसी के लगाने का मन है तो 2 ऑप्शन तो आपने वैसे ही काट दिए। अब सी वाला तो सही के सही है भाई, मान लो आपके पहले 2 में गड़बड़ हो भी रही है, लेकिन ये तो बाकी के तो सही है ही ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी के फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ए at an angle 60 degree with the horizontal, the ratio of the difference in kinetic energies of the point B and C to that at point A, see figure, in the absence of air friction, the ratio of the difference is kinetic energies of the point B and C to that at the point A। अच्छा भाई मेरे बात समझो कि अगर काइनेटिक एनर्जी एट ए के है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट सी कितनी हो जाएगी भाई? के ही हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब काइनेटिक एनर्जी एट बी निकालना है भाई, मान लो यू से फेंका तो इस पॉइंट पे आके कितनी हो जाएगी? यू cos 60 डिग्री वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट बी बराबर क्या बनेगा? हाफ एम यू cos 60 डिग्री का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा भाई? काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर। तो इसको आप कितना लिख दोगे? k/4, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी एट सी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट बी दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है? k माइनस k/4। सो यू विल गेट 3k/4। नाउ टेक द रेशियो विद द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 3k/4 अपॉन में k, व्हेन यू विल कैंसल आउट यू विल गेट 3/4। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, देखो बढ़िया क्वेश्चन। 2 point charges 2q and q are placed at vertex A and center of face C D E F. Okay, cube as shown in the electric flux passing through the cube is, देखो भाई इस वाले का हाफ पोर्शन इसके अंदर है और इस वाले का 1/8 पोर्शन इसके अंदर है। तो q इनक्लोज्ड बराबर क्या लिखोगे? q/2 प्लस में 2q/8। तो ये चार्ज इंक्लोज्ड जो आ रहा है, क्योंकि वर्टेक्स वाले को 8 लगते हैं और इस वाले को 2 ही लगेंगे, तो इसलिए मैंने q/2 लिखा और 2q/8 लिखा। तो भाई यहाँ पर से आप देखो ये हो गया q/2 प्लस में ये आ जाएगा q/4। तो qn बराबर कितना बन गया बेटा हमारे पास? 3q/4।
अब भैया हमको तो क्या निकालना है, फ्लक्स, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास फ्लक्स कितना आ रहा बेटा, 3q/4 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द आंसर। खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस। बोलो यार, बढ़िया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई सभी लोग। A 20-meter long uniform wire held horizontally is allowed to fall under gravity through a horizontal uniform magnetic field of 0.5 Gauss perpendicular to the length of the wire. The induced EMF across the wire it travels a vertical distance of 200 meter is। तो भाई 200 मीटर ट्रैवल कर गया तो क्या मैं लिख सकता हूँ v² = u² + 2s। सर्किट कंप्लीट हो नहीं रहा था तो हमको मैग्नेटिक फोर्स लेने की जरूरत नहीं है। तो भैया मैंने क्या लिख दिया, v² = u² हो गया 0 प्लस में 2 इंटू में g की वैल्यू ले लो 10 इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा 200। तो देखो v बराबर कितना बन रहा बेटा हमारे पास, v बराबर बन रहा है 20√10, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब मेरे को निकालना था बेटा EMF, तो EMF बराबर क्या बन जाएगा BVL, दैट इज EMF बराबर 0.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू में वेलोसिटी कितनी है बेटा 20√10 इंटू में लेंथ कितना है 20। एक मिनट रुकना। तो भैया यहाँ पर से आप देखो EMF बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास 0.400 डिवाइडेड बाई 220, 10 ही हो गया यार ये तो, 10 और 2200 20√10। अच्छा मिली वोल्ट में निकालना है तो भाई रुको, ये हो गया 10 10⁻³ 20√10 मिली वोल्ट। बोलो यार भाई, आसान क्वेश्चन ही दे रखे हैं यार इस शिफ्ट में। तो फिजिक्स तो मतलब काफ़ी आसान कह सकते हैं अपन इस शिफ्ट का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 स्मॉल बॉल्स विथ masses m and 2m आर अटैच्ड टू बोथ एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ d and negligible mass. If angular momentum of this system is L about an axis A passing through its center of mass and perpendicular to the length of the rod, then angular velocity of the system about A is। तो बेटा आप देखना थोड़ा सा ये बैकग्राउंड नॉइस को बेटा थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लो, क्योंकि आज लैपटॉप थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है। यहाँ पर से आप देखो ध्यान से, ऐसा m मास है, यहाँ पर कितना मास आ गया बेटा 2m मास आ गया, ठीक है। और ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अच्छा ये दे रखी है d, ठीक है। तो मैंने बोला पहले सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकाल लो, तो हम क्या बोलेंगे 2m इंटू में l दैट इज d अपॉन में 2m प्लस में m। तो यहाँ पर से देखो RCOM बराबर कितना बनना है बेटा मेरे पास 2d/3। RCOM कितना आ गया बेटा मेरे पास 2d/3। अब ये यहाँ पर से मतलब यहाँ पर कहीं से जा रहा होगा, तो भाई इससे डिस्टेंस हो जाएगी d/3, है ना, ये समझने की ज़रूरत। और इससे कितनी डिस्टेंस आ रही है हमारे पास 2d/3, ठीक है। एक से डिस्टेंस आ रही है d/3 और एक से डिस्टेंस आ रही है 2d/3। तो अगर मैंने बोला नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, तो आप क्या लिखोगे mRCM² प्लस में 2m इंटू d-RCOM का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर से आप देखिए I बराबर कितना आ रहा है m इंटू में 2d/3 का होल स्क्वायर प्लस में 2m इंटू में d-2d/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर से आप देखिए I बराबर कितना बन रहा है 4md²/9 प्लस में ये कितना बन रहा है 2md²/9। तो यहाँ पर से आप I देखिए तो कितना आ रहा है 2md²/3, कितना आ रहा है बेटा 2md²/3। अब आप देखना ध्यान से जरा, L इक्वल टू होता है I ओमेगा, ठीक है। L बराबर 2md²/3 इंटू में ओमेगा, तो ओमेगा कितना आ जाएगा बेटा 3L अपॉन में 2md²।
कितना आ जाएगा 3L अपॉन में 2md²। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। In a perfectly inelastic collision, two spheres made of same material with masses 15 kg and 25 kg moving in opposite direction with speeds of 10 meter per second and 30 meter per second respectively strikes each other and stick together. The rise in temperature if all the heat produced during the collision is retained by these spheres is। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप समझो बेटा ध्यान से। ये इधर जा रहा था, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये इस तरफ आ रहा था कितने से 30 मीटर पर सेकेंड से। इसका मास है 15 और इसका मास है 25। तो भैया पहले तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, दैट इज 15 इंटू में 10 माइनस 25 इंटू में 30, दैट इज इक्वल टू 15 और 25 मिला के कितना बन जाएगा 40 इंटू में v। तो v बराबर कितना आ जाएगा भाई, देखो आप ध्यान से जरा, 150 माइनस 750 होल डिवाइडेड बाय 40। तो यहाँ पर से आप देखिए v बराबर कितना आ रहा है, माइनस का 600 अपॉन में 40, 0 से 0 काटेंगे, v बराबर कितना आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। अरे भाई माइनस तो आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है ना यार। तो भैया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, देखना जरा ध्यान से, हाफ इंटू में 40 इंटू में 15 का स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी आ रही थी, हाफ इंटू में 15 इंटू में 10 का स्क्वायर प्लस में हाफ इंटू में 25 इंटू में 30 का स्क्वायर। कैलकुलेशन काफ़ी सारी इसमें, तो डेल्टा के ही बराबर हाफ को बाहर निकाल लो। देखो इसको मैंने कंप्लीट सॉल्व कर लिया, तो ये आ जाता है बेटा 7500 जूल। ठीक है, अब आप देखो ये काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा है दैट इज़ द एनर्जी लॉस्ट है ये बेसिकली। ठीक है, दैट इज़ द एनर्जी लॉस्ट डेल्टा के ही। अब ये जो एनर्जी लॉस्ट है ये क्या हो रहा है, दोनों के अंदर स्टोर हो रही है m1 प्लस m2 मतलब कि 40 इंटू में कितना आ रहा 31 कैलोरी है, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लो 4.2 से मल्टीप्लाई करके, इनटू में क्या कर दोगे डेल्टा टी। तो यही तो डेल्टा टी पूछा उन्होंने, डेल्टा टी कितना आ जाएगा बड़ा, देखो यहाँ पर से सॉल्व करना है, इसको कैलकुलेट कर देता हूँ मैं। 7500 डिवाइडेड बाय 40, 31 और 4.2, तो ये आ जाता है बेटा 1.44 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ जाता है बेटा 1.44 डिग्री सेंटीग्रेड। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट चॉइस। समझ में आया बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। देखो स्क्रू गॉज का क्वेश्चन आता है, इन ए स्क्रू गॉज द जीरो ऑफ अ सर्कुलर स्केल लाइज 3 divisions above the horizontal pitch line when their metallic studs are brought in contact, मतलब कि जीरो एरर है बेटा। ठीक है, आपको जीरो एरर दे रखा बेटा, तो अगर ये लाइन के ऊपर जा रहा है तो ये नेगेटिव आएगा माइनस का 3। अब लिस्ट काउंट कितना आएगा बेटा, यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट थिकनेस ऑफ द शीट इज मेजर्ड इफ पिच स्केल इज 1 mm एंड द सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 51, देन द करेक्ट थिकनेस, लीस्ट काउंट दे रखा 0.01। तो भैया यहाँ पर से आप देखो जीरो एरर जो आ रहा है कितना आ रहा है, माइनस का 0.03 mm। ठीक है बेटा, अब आप सुनना ध्यान से जरा कि भाई मेन रीडिंग क्या होती है, पिच प्लस में सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई में लिस्ट काउंट। अब अगर ये नेगेटिव एरर है तो इसको आपको ऐड करना है, सिंपल सी बात आप तो ये समझो 1 प्लस 0.51 प्लस में 0.03। तो यहाँ पर से आप देखो जो मेन रीडिंग आ रही है, जो थिकनेस आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा 1.54 mm। कितना आ रहा है 1.54 mm, दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
The individual atoms in a ferromagnetic material possess a magnetic dipole moment and interact with one another in such a way that they spontaneously align themselves. एक मिनट, they spontaneously align themselves फॉर्मिंग डोमेन। तो ये बात तो सही है भाई, ये तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना कि भाई वो जैसे ही आपने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो उसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपने आप को क्या कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर लेते हैं। एट हाई इनफ टेम्परेचर द डोमेन स्ट्रक्चर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिसइंटीग्रेट, दस मैग्नेटाइजेशन विल डिसअपियर एट हाई टेम्परेचर नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। तो ये भी सही बात है भाई, क्यूरी टेम्परेचर पे वो अपनी प्रॉपर्टीज को अपोज करने लग जाते हैं, इसीलिए तो हमने बोला था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक बन जाता है। तो दोनों सही हैं पर दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मतलब ऑप्शन 2 आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ सिंपल पेंडुलम मेड ऑफ मास 10 ग्राम and a metallic wire of length 10 centimeter is suspended vertically in a uniform magnetic field of 2 Tesla. The magnetic field direction is perpendicular to the plane of oscillations of the pendulum. If the pendulum is released from an angle of 60 degree with the vertical, then maximum induced EMF between the point of suspension and the point of oscillation is. ठीक है, तो भाई आप एक बात समझो कि आपने क्या करा, एक सिंपल पेंडुलम को लिया, आपने इसको मीन पोजीशन से कितना डेविएट कर दिया बेटा, थीटा एंगल आपने डेविएट कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, नो दिस इज 60 डिग्री एंगल। ठीक है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को दूसरे कलर से बना देता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। ओके बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। अच्छा, आज सब लोग एक बार जरा कमेंट करना यार बेटा कि ये वाले वीडियो में मज़ा आ रहा है कि जो पेंटैप वाला बनाता हूँ उसमें मज़ा आता है। ठीक है, आई वॉन्ट टू नो द फीडबैक ताकि मैं नेक्स्ट वाले में इम्प्रूव करके लेके आ पाऊँ बेटा। अगर आप लोगों को इसमें भी मज़ा आ रहा होगा तो इसमें मैं अपने आप को यूज टू बना लूँगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा आई नो, बट आई विल ट्राई टू मेक माई सेल्फ यूज टू फॉर दिस। ठीक है बेटा, तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस कि एक बार ट्राई करके बताना बेटा। तो भैया जो मैक्सिमम ईएमएफ आएगा वो क्या बन जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अब ओमेगा मैक्सिमम कितना होगा जब ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ओमेगा मैक्सिमम मेरे को चाहिए, तो भैया यहाँ पर से आप देखो एम जी इंटू में भाई ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, एल बाई 2, ये टोटल लेंथ हो गई एल, तो एल माइनस एल बाई 2 दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी से काट दो, 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट जी एल। ठीक है, अंडर रूट जी एल इसको आप ले लोगे एल ओमेगा के बराबर, तो ओमेगा बराबर आ रहा है अंडर रूट जी बाई एल, अंडर रूट जी बाई एल यहाँ पर प्लेस कर दो। आपको तो मैक्सिमम ईएमएफ ही पूछा है ना, तो ईएमएफ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ओमेगा, ओमेगा कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 10 बाई, लेंथ कितना बेटा 10 सेंटीमीटर, 10 बाई 100, 0.1 का स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 2 को उड़ा दो, तो ईएमएफ मैक्सिमम कितना आ रहा है बेटा मेरे पास 0.01 इंटू में 10 इन बस इतना वोल्ट। तो भैया ईएमएफ मैक्सिमम कितना आ रहा है मेरे पास 0.1 वोल्ट। अब अपने को मिली वोल्ट में आंसर निकालना है, तो ईएमएफ मैक्सिमम कितना आ जाएगा बेटा 100 मिली वोल्ट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 100। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड of an electromagnetic wave propagating through free space is given by this. The average power of electromagnetic wave is 1 by alpha. The value of alpha is. तो भाई आपको तो एवरेज पावर पूछिए, तो एवरेज पावर अगर मेरे को निकालना है तो मैं तो इंटेंसिटी के फॉर्मूले पे चले जाता हूँ यार। तो इंटेंसिटी क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू में सी। ठीक है, बोलो यार कोई दिक्कत नहीं है। अब सी को आप क्या लिख सकते हो,
डिस्टेंस नहीं दे रखी। अरे आप देखो, ये एवरेज पावर में उनने यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर ही लिख रखी, मतलब इंटेंसिटी बोल रहे हैं। तो भाई आई बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। सी को आप क्या लिखते हैं बेटा, 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर से देखो आई बराबर क्या बन रहा है, 1/2 √ऑफ एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट इंटू में ई नॉट स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से तो ये आ गया 1/2। ये तुमको दे रखा 1/377 और ये तुमको दे रखा है √377, मतलब ये 377 हो गया। इससे इसको काट दो तो भैया आई बराबर आ रहा 1/2। इसको लिख लो 1/α के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। खत्म क्वेश्चन, आंसर। बोलो यार, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूजिंग अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC voltage source, the maximum current measured in the given LCR circuit is 50 milliampere. For V, the value of L and R as shown are shown in the figure. The capacitance of the capacitor C used is। अच्छा ठीक है भाई, मैक्सिमम करंट आपको दे रखा है 50 मिली एम्पियर, है ना। तो ओमेगा कितना आ जाएगा भाई, सुनना ध्यान से जरा। 100 बराबर, आप समझो पहले तो आप एक बात समझो कि यही ओमेगा पे ये कब मैक्सिमम आ रहा है। तो भाई मैक्सिमम आता है V/R, ठीक है। तो आप देखो ये V/R होना चाहिए। तो भैया यहाँ पर से आप देखिए ये कितना आ रहा है आपके पास, 50 मिली एम्पियर। तो V बराबर कितना बन रहा है मेरे पास, 5000 इंटू 10⁻³ V बराबर आ रहा 5 वोल्ट। तो अब अगर मेरे को मैक्सिमम चाहिए तो ओमेगा बराबर कितना होना चाहिए, 1/√LC। तो भैया ओमेगा कितना आ रहा है आपके पास, 100 इंटू में 100 कर दो, दैट इज इक्वल टू 1/L। L कितना दे रखा है, 2। C बराबर कितना आ रहा है, 1/2 इंटू 10⁻⁴। तो भैया C बराबर कितना बन जाएगा, माइक्रो फैराड में निकालने को बोला है, 50 इंटू 10⁻⁶ माइक्रो फैराड। तो ये C बराबर कितना आ रहा, 50 माइक्रो फैराड। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 50। ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 50। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 2 और बचे ना। In two separate Young's double slit experimental setups, two monochromatic light sources of different wavelengths are used to get fringes of equal width. ठीक है, the ratios of the slit separations and that of the wavelengths of the light used are the corresponding ratio of the distance between the slits and the respective screen. तो बेटा देखो स्लिट विड्थ जो होती है वो हम क्या लिखते हैं बेटा, बीटा बराबर लैम्डा d/d। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि आपको विड्थ का रेशियो क्या करना चाहिए, सेम। तो भैया हम क्या लिख देंगे, लैम्डा d1 d1/d1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 d2/d2। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब आप देखो हमको चाहिए d1/d2, तो d1/d2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा 2/λ1 इंटू में d1/d2। अब यहाँ पर आप देखो द रेशियो ऑफ द स्लिट सेपरेशन है, ठीक है। तो ये d1/d2 बराबर लैम्डा 2/λ1। तो वेवलेंथ्स का जो रेशियो है वो 1:2 दे रखा है, तो 2:1 हो जाएगा। और d1/d2 जो दे रखा है वो दे रखा है 1:2, सॉरी ये भी 2:1 ही दे रखा है। तो ये d1/d2 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 4। करेक्ट आंसर क्या आ रहा है इसका बेटा हमारे पास, 4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The space between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance C without any dielectric is now filled with 3 dielectric slabs of dielectric constants K1, K2, K3
as is shown in the figure. If the new capacitance is n/3, then the value of n is, तो बेटा आप समझो C बराबर आपको क्या दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट A/D, ये C बराबर दे रखा है। अब आप देखो पहले वाले कैपेसिटेंस को आप क्या लिख देंगे, C1, फिर यहाँ पर से आपको दो बनाने हैं, एक बनेगा C2 और एक बनेगा C3, ठीक है। अब आप देखो C1 आप कितना लिखोगे, तो भैया एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू में A अपॉन में D/2। तो यहाँ पर C1 बराबर देखो कितना आ रहा, 4 टाइम्स ऑफ C। C2 कितना आ रहा बेटा, C2 आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन में D/2। 2 से 2 तो कट जाएगा, C2 बराबर आ गया 3C। सिमिलरली C3 बराबर कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, 5C, है ना। अब 3C और 5C पैरेलल में कितने हो जाएंगे, 8C, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 4C। अब भैया इन दोनों का पैरेलल निकालना, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/4C प्लस में 1/8C। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 3, तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना आ रहा बेटा मेरे पास, 8C/3। तो हमारे पास जो n की वैल्यू आ रही है बेटा, n की वैल्यू कितनी आ रही है, 8। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 8। ठीक है बेटा, समझ में आया सबको, बोलो यार क्लियर है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग टिल लास्ट। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था, मतलब मेरे को भी थोड़ा सा इतना ज़्यादा सही नहीं है इस पर। सो आई होप कि आपको ठीक है समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।